सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी लोगों का रेलवे जीवन परिवार पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन विद्यार्थियों के रेलवे एग्जाम्स 2024 के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं या खराब नंबर आ रहे हैं, वो विद्यार्थी अब आगे क्या करें। देखो मेरे दोस्त, आप सब लोग जानते हो कि किस प्रकार का माहौल अभी चल रहा है। उस माहौल के बीच में मुझे हजारों मैसेज ये प्राप्त भी हो रहे हैं कि गुरुजी आगे के लिए कुछ दिशा निर्देश दीजिएगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत सारी चीजों को एकदम स्पष्टतः इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें और अगर हमारे द्वारा कही गई बातें आपको समझ में आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपना कमेंट में जरूर बताना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि रेलवे एग्जाम्स 2024 में जो भी एग्जाम हुए हैं वो मुख्यतः ALP CBT 1 हुआ है, टेक्नीशियन हुआ है, जेई हुआ है और RPF का SI एग्जाम हुआ है, ठीक है भैया। अब इन एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे भी आ रहे हैं और जिनके नंबर बहुत खराब भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। जैसे ALP CBT 1 की बात करें तो बहुत सारा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि इतने मेरे नंबर आ रहे हैं, क्या इतने नंबरों पर हम CBT 1 पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो इस असमंजस में है कि CBT 2 की तैयारी में लगे, ALP CBT 2 की तैयारी में लगे या ग्रुप डी की तैयारी में लगे या क्या करें, और इस चक्कर में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपके में से कई विद्यार्थियों के साथ में यही सेम समस्या जरूर उत्पन्न हो रही होगी। सेम अगर हम बात करें टेक्नीशियन वालों के साथ में, तो टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी बहुत अच्छा स्कोर करके भी आए हैं और कई बच्चों के नंबर बहुत कम भी हैं। उनके मन में भी यही प्रश्न है कि मेरा होगा इस बार या मेरा नहीं होगा, ठीक है। मैं इन सारे मुद्दों पर आप सभी से डिटेल बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि ALP CBT 2 का एग्जाम कब होगा। ये कई सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं। तो आज का ही ये न्यूज़पेपर है और इसके अंदर एक हेडलाइन आई है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है सहायक लोको पायलट भर्ती CBT 1 का परिणाम इसी माह होगा जारी। ये अजमेर राजस्थान का न्यूज़पेपर है, ठीक है भैया। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में ही जो CBT 1 का रिजल्ट है ALP का वो जारी हो जाएगा। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 से 20 जनवरी तक। अगर हम बात करें CBT 2 कब होगा, तो आपको अगर याद हो तो SC कैंडिडेट जो हैं बिहार के या फिर माइग्रेट हो चुके हैं या तंत्वी तत्वा वाला जो मैटर है, तो उनका दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे ने मांगा है और उसकी जो अंतिम तिथि है वो 10 फरवरी वहां पर डली हुई है। हमने आपसे एक दिन एक वीडियो में बोला था कि 10 फरवरी तक ये लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करेंगे और उसके बाद ALP CBT 2 का रिजल्ट जो है, CBT 2 का जो आपका डेट है वो जारी किया जाएगा। वैसा ही कुछ यहां लिखा हुआ है कि CBT 2 की तिथियां बाद में होंगी घोषित। आप ध्यान से पढ़िएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती में अगले चरण में CBT 2 कराई जाएगी। इसकी तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएंगी। यह भर्ती समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। यह यहां पर बात लिखी हुई है। तो यह पहला आपका जो सवाल था उसका आपको कहीं ना कहीं एक जवाब प्राप्त हुआ है। अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं और आपको क्लियर कर दूं कि ALP CBT 1 का जो रिजल्ट है वो इसी महीने यानी कि जनवरी के महीने में लगभग जारी हो जाएगा और उसके बाद 10 फरवरी के बाद आपका ALP CBT 2 का डेट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ALP CBT 1 जो बच्चे देकर आए हैं वो लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से और प्यार से सुने। मैं लिखित में आपको चीजें बताता हूं बहुत प्यार से। देखिए इधर देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी इस समय पर, बट हमें अपने प्रीवियस यानी पास्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा। तो अगर हम पास्ट को देखें तो अगर आपने ALP का CBT 1 दिया है, अगर आपने ALP का CBT 1 दिया है और मेरे भाई ALP CBT 1 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, UR कैटेगरी से हैं और आपके जो नंबर है वो 40 से 45 के बीच में या उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका CBT 1 पास यहां पर होना चाहिए। अब कई बच्चों का सवाल होगा, सर हम OBC से हैं तो 2-3 नंबर इसमें कम कर लो, हम SC से हैं और 2-3 नंबर कम कर लो OBC से, हम ST से हैं और 2-3 नंबर कम कर लो, हम EWS से हैं तो UR से 2-3 नंबर कम कर लो, यानी लगभग OBC के बराबर। तो सारे बच्चों को आपका अपना अपना जवाब मिल गया होगा। ये कोई कट ऑफ नहीं है, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये हमारी तरफ से एक वो बात है कि अगर आपके नंबर 40 से 45 से ऊपर आ रहे हैं और आपने ALP CBT 1 दिया है तो आप ये मान के चलिएगा कि 99% आपका CBT 1 इस बार पास हो जाएगा, ठीक है।
अब गुरुजी अगर CBT 1 पास हो जाएगा आप ये कह रहे हैं, तो CBT 2 की तैयारी में लगे या फिर हम NTPC या ग्रुप डी की तैयारी में लगे? अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। अभी हम पहले एग्जाम वाइज बात कर रहे हैं, ये ALP CBT 1 की बात है। अगर आपने इस बार टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, अगर आपने इस बार टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है और टेक्नीशियन के एग्जाम में आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर है वो 70 से 75 से ऊपर आ रहा है, 70-75 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं, टेक्नीशियन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपका रिजल्ट होने की यहां पर पूरी संभावना है। यानी कि आप टेक्नीशियन के एग्जाम में पास होने की यहां पर आपकी पूरी संभावना है। बट क्योंकि टेक्नीशियन में एक ही एग्जाम था, मतलब कोई CBT 2 तो होना नहीं है, फाइनल नौकरी इसी से कट ऑफ से लगनी है मेरे भाई, फिर डायरेक्ट आपका मेडिकल और DV होना है, तो 70-75 नंबर ये वो कट ऑफ है जहां आप लिस्ट में नाम अपना बना लेंगे। फाइनल मेरिट एक और लगेगी DV होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, हो सकता है उसमें कट ऑफ 80 से उठा ली जाए। मतलब वो डिपेंड करेगा बच्चों पर। बात समझ रहे हो मेरे प्यारे भाई कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, वैकेंसी तो 14,298। अब अगर मान लो ऐसे 14,298 बच्चे हुए जिनके नंबर 80 से ऊपर हैं, आप सभी लोग जानते हो कि अपने यकीन बैच में ही ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके नंबर इस बार 91, 92, 93, 88, 87 ऐसे नंबर आए हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया, अगर आप मेरे पेड बैच में होंगे या टेलीग्राम पे होंगे, कि अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके टेक्नीशियन में 93 नंबर तक हैं, और जो कि बहुत खुशी की बात है। तो मेरे दोस्त मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस बार टेक्नीशियन में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। 70-75 ये वो नंबर है कि यहां से आप लिस्ट में अपना जगह बना सकते हो सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ 80 प्लस भी चली जाए। इसकी कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं गारंटी ले रहा हूं, बस मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके नंबर 70-75 ऊपर हैं तो आप मान लो कि आपका टेक्नीशियन में लगभग आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब गुरुजी अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, अभी हम उस पे आएंगे, परेशान ना हो। तो ये ALP और टेक्नीशियन की हमने आपसे बात करी। जेई में आप स्वयं देख सकते हैं, जेई के लिए हम स्पेशल एक वीडियो अलग से बना चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये एक मुद्दा, मतलब मेन मोटा मोटा मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब गुरुजी हमें आगे करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है, केवल एक बच्चे की समस्या नहीं है कि अब आगे का प्रोसेस हम कैसे बढ़ाएं। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात को समझने का प्रयास करो कि आगे आपके पास ऑप्शंस क्या है ना, आगे आपके पास ऑप्शंस क्या है, और जो ऑप्शंस है उनका सिलेबस क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, आप सभी को पता है कि आगे जो आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेरे प्यारे भाई ग्रुप डी एग्जाम का, ठीक है। ग्रुप डी एग्जाम का पहला ऑप्शन आपके पास है। ग्रुप डी के अलावा आपका ऑलरेडी एक एग्जाम लगा हुआ है जिसका नाम है NTPC का एग्जाम, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपके पास हो गए, और तीसरा ऑप्शन यहां से चालू हो रहा है कि दोबारा जनवरी का जो कैलेंडर है, यानी जनवरी 2025 का जो कैलेंडर है, रेलवे ने कैलेंडर जारी किया, आप सभी को पता है। इसके अकॉर्डिंग ALP की वैकेंसी जनवरी के महीने के लास्ट तक फिर से नई आपको देखने को मिल सकती है। टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिल सकती है 2025 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी सारी वैकेंसी एक बार दोबारा फिर से आपकी अभी आएंगी, ठीक है। अब सर हम आगे कैसे बढ़ें, हम ALP CBT 2 की तैयारी करें या फिर हम लग जाएं ग्रुप डी के लिए। तो मैं यहां पे वापस आना चाहूंगा कि अगर आप ALP CBT 1 इस बार देकर आए हो और आपके नंबर 40-45 से ऊपर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी वाले बच्चे 2-3 आप अपने नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप तुरंत किसी की ना सुने और तुरंत मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस बाउंड्री लाइन में खेल रहे हैं, आप यहां पर अपनी जगह बना पा रहे हैं, तो आप तुरंत मेरे दोस्त जो है CBT 2 के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई में, कई लोग जो है पढ़ाई इतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माहौल इतना ज्यादा टाइट है। बट अगर आप चाहते हो कि इस बार आप सिलेक्शन ले लो और इस बार अपने घर परिवार का नाम रोशन कर दो, तो आपको पढ़ना होगा और CBT 2 की तैयारी में आपको लगना होगा। मेरे दोस्त अगर आप इस बाउंड्री में आ रहे हैं तो आपको पता है कि CBT 2 के अंदर 50 नंबर का तो मैथ और रीजनिंग है भाई, जहां से आपकी मेरिट बननी है 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग है, और जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वो मेरे प्यारे भाई आपके 40 नंबर की है लिखित में। आप कहेंगे गुरुजी 50 नंबर की है, ऐसा टीचर बोल रहे हैं कि 50 नंबर की है, ऐसा रेलवे ने नहीं बोला। रेलवे के किसी भी नोटिस में ये नहीं है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 की आएगी। 40 नंबर की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, 50 नंबर का मैथ रीजनिंग मिलाकर, और 10 नंबर जो है एक्स्ट्रा वो बांटे जाएंगे, या तो इन तीनों सब्जेक्टों में 2-2 चच्चर क्वेश्चन बांट दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अकेले 50 की कर दी जाए, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, ठीक है।
तो आप यहां पर गौर से समझें कि आपको यहां पर अलग से पढ़ना क्या है, सीबीटी 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अलग से पढ़नी है, और ट्रेड जो भी आपकी है उसमें आपको पासिंग यानी क्वालिफाइंग केवल करना है, इसके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे ट्रेड के। तो आपको ट्रेड उतनी पढ़नी है कि आप 75 में से लगभग 30 नंबर ले आए, 30-32 नंबर आपके आ जाएं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब हमने ये क्यों कहा यहां पर कि मैथ और रीजनिंग तो सेम है, क्यों? क्योंकि देखिए मेरे प्यारे भाई, आप सीबीटी 2 की जब तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ रीजनिंग तो हमसे पढ़ ही रहे हैं, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी आप हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आपको ट्रेड पढ़ना है और थोड़ा सा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 2 घंटे देने हैं, 1 घंटा डेली आपको ट्रेड में देना है, और जो मैथ रीजनिंग में आप 3-4 घंटे दे रहे हैं वो तो आपको देने ही देने हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो मैथ रीजनिंग आप यहां पर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, यही मैथ रीजनिंग आपको आगे ग्रुप डी वाली वैकेंसी में भी काम आएगा, आप समझने का प्रयास करो। यही मैथ रीजनिंग आपको एनटीपीसी में भी काम आएगा, और जो आगे वैकेंसी आने वाली हैं उनमें भी मैथ रीजनिंग तो यही रहेगा, ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा यहां पर मेहनत करनी है मेरे प्यारे भाई, जो एक्स्ट्रा आपको यहां पर मेहनत करनी है एएलपी सीबीटी 1 वाले बच्चों को, वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और ट्रेड में करनी है। ट्रेड केवल उतनी पढ़नी है जितने से आप पास हो जाएं, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको ऑलरेडी, आप पहले से भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, तो आपको ढंग से उन सारी चीजों को रिवाइज करना है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है दबा के। अब अभी हम टेस्ट वगैरह पर भी आएंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी मेरे प्यारे भाई, आप समझ लो सिलेक्शन के लिए ये बहुत आवश्यक वीडियो है, ठीक है। तो ये तो सीबीटी 1 वाले बच्चों की बात हो गई। अब जिनके टेक्नीशियन में 70-75 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, अब वो आगे क्या करें गुरुजी? वो इस असमंजस में है कि हो सकता है मेरा यही पेपर क्लियर हो जाए, तो आगे पढ़ाई करें या ना करें या क्या करें, ये बड़ा प्रश्न है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके 70-75 नंबर अगर आ रहे हैं टेक्नीशियन में, तो आप बढ़िया स्कोर करके आए हो, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्योंकि टेक्नीशियन का इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, केवल एक ही एग्जाम इसमें है, तो सिलेक्शन भी यहीं से होना है। तो 70-75 नंबर वाले सेफ हैं, बट सिलेक्शन की मेरिट कहां से उठेगी वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे हैं जो 70-75 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं, समझे। हो सकता है वैकेंसी 14,298 है, अब कई बच्चों के मान लो 80 से ऊपर ही हो गए, तो कट ऑफ वहीं से जाएगी, क्योंकि एग्जाम सिंगल था यहां पर। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो अब क्या करें गुरुजी? तो जितने भी टेक्नीशियन वाले हमारे प्यारे भाई हैं वो ध्यान से सुनो, आगे आप जो है पहले नंबर पर प्रायोरिटी में रखो ग्रुप डी को, ठीक है। ग्रुप डी में मैं आपको बता दूं कि मैथ आपका जो है बहुत हाई लेवल का यानी बढ़िया लेवल का पूछा जाता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर रीजनिंग की बात करें तो वो भी बढ़िया लेवल की यहां पर पूछी जाती है। मैथ, रीजनिंग और साइंस की बात करें अगर हम, तो वो भी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। हालांकि साइंस का वेटेज यहां पर कम होता है, 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे जाएंगे। मैथ रीजनिंग का यहां पर वेटेज अच्छा होता है, और यहां पर आपको जीके एक जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहां पर पढ़ना होता है। जीके में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, और थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। अच्छा, यही सेम चीजें आप एनटीपीसी के लिए भी पढ़ेंगे। तो मतलब मेरे कहने का क्या है कि अगर आप 40-45 नंबर से ऊपर ला रहे हैं सीबीटी 1 में, तो आप सीबीटी 2 के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दो। सीबीटी 2 में मैथ, रीजनिंग, बीएससीडी और ट्रेड आपको पढ़ना है। मैथ रीजनिंग जो आप हमसे पढ़ रहे हो वो आपको इधर भी काम आएगा आगे, केवल वहां बीएससीडी और ट्रेड में आपको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। और 1 घंटा डेली निकालो जीके पढ़ने के लिए। ये मेरे आप सभी से कहना चाहूंगा कि भैया जो भी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी में बच्चे लगे हुए हैं, वो सभी लोग 1 घंटा जीके के लिए एक्स्ट्रा निकालना शुरू कर दो। ये आप समझ लो मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि देखो, हो सकता है आप अभी पढ़ने पर ना आए हो, या आप घूम रहे हो, या जो भी है, पर टाइम नहीं है बहुत ज्यादा। आप समझो, आपको एएलपी सीबीटी 2 भी देना है, और आपको आगे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी है इनमें भी अपना रिजल्ट हासिल करना ही करना है। ये आप समझ लो क्लियर तरीके से। आपको मेरे प्यारे भाई यहां पर जीके को 1 घंटा जो है आप डेली देना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं, 1 घंटा। जो एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी बच्चे कर रहे हैं मैं उनसे बोल रहा हूं, मैथ रीजनिंग आपको वहां पर भी पढ़ना है, यहां पर भी पढ़ना है। यहां थोड़ा हाई लेवल का है, वहां सीबीटी 2 में भी हाई लेवल का ही रहेगा, ठीक है। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं भैया जो इस बार पेपर देकर आए हैं। अभी मैं उनकी भी बात करूंगा जो बिल्कुल बिगिनर हैं, उनको क्या करना है, ठीक है। हालांकि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी पेपर देकर आए हैं, बात समझो। ये बिगिनर के लिए नहीं है, बिगिनर के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो दे देंगे। तो ये उन बच्चों के लिए जो इस बार सीबीटी 1 देकर आए हैं या टेक्नीशियन देकर आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों ने पहले से एक बार फाउंडेशन वगैरह पढ़ रखा है, मैं ये मान के चल रहा हूं। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने बेसिक से, जीरो लेवल से तैयारी ना की हो, बस केवल सेट मारे हो, टेस्ट मारा हो, और बस थोड़ा बहुत रिविजन कर लिया हो और पेपर देने चले गए हो। तो उनका जैसा रिजल्ट इस बार रहा है वही आगे भी रहेगा। अगर आप जब तक जीरो लेवल से चीजों को नहीं पढ़ोगे बाबू, आप जो है जीत नहीं पाओगे, ये आप समझ लो। रेलवे
रेलवे में सिलेक्शन सेट या टेस्ट मारने से नहीं होता, रेलवे में सिलेक्शन होगा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने से। आप जीरो लेवल से जब चीजों को सीख कर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे तब आप सिलेक्शन की राह पे चल पाएंगे। आप सोच रहे हैं केवल यूट्यूब की फलाना ढिमका की वीडियो देख लें, केवल और केवल सेट प्रैक्टिस कर लें और हो जाएगा, ये जमाने चले गए। अब ये जमाने नहीं रहे, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ना होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी एग्जाम देकर आए हैं और ये नंबर अगर आपके लगभग बन रहे हैं, अब आपको आगे क्या करना है, एएलपी सीबीटी 1 वाले बच्चे एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग आपको वही 4 घंटा जो पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है, और उधर ट्रेड और बीएसईडी में थोड़ी सी आपको 4 घंटे ऐसे मान के चलिएगा, 2 घंटे बीएसईडी में और 1 घंटा ट्रेड में, ये आपको डेली देके चलना है। सीबीटी 2 वाले बच्चों का टाइम टेबल समझ लो, 2 घंटा मैथ पढ़ना है ना, अगर आपका मैथ अच्छा है तो 2 घंटे पढ़ना, वीक है तो 3 घंटे मैथ को दे दो, है ना, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो, रीजनिंग में 1 घंटा पर्याप्त है। जो हमने आपको सेट कराया ना, प्रैक्टिस कराई है जो आपको अपने यकीन बैच में और ड्रीम रेलवे में, वही आप देखो केवल, ठीक है। और यूट्यूब पर भी हम आपको वीडियोस बहुत सारी देते रहते हैं रीजनिंग की, वो भी आप देख लो, और एक सेट डेली मारते रहो, मतलब 1 घंटा रीजनिंग को आपको देना है डेली। अगर मैथ अच्छा है तो 2 घंटे दो, और वीक है तो 3 घंटे मैथ को दे दो। सीबीटी 2 एएलपी सीबीटी 2 2 घंटे बीएसईडी को दे दो और 1 घंटा ट्रेड को दे दो। अब मोटा मोटी मिला लें अगर हम यहां पर, तो 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 घंटे आपके पास हो गए। 7 घंटे जब आप ये दे रहे हैं, उसके अलावा 1 घंटा आप जीके को और देना मेरे प्यारे भाई। आप समझ लो एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चे हो या टेक्नीशियन वाले बच्चे हो, ये 1 घंटा मेरे प्यारे भाई जीके को और दे लो। ये सीबीटी 2 वाले 1 घंटा दो, और टेक्नीशियन वाले जो बच्चे हैं जो आगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अब लगना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास यही ऑप्शन है और यही लगना भी चाहिए उन्हें, वो जीके को 2 घंटे भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बीएससीडी और ट्रेड पढ़ने का प्रेशर नहीं है ना, तो वो 2 घंटे भी आप यहां पर इन्वेस्ट करिएगा जीके में, 2 से 3 घंटे। और जो सीबीटी 2 दे रहे हैं एएलपी का, वो 1 घंटा जीके को दीजिए और बाकी के 7 घंटे आप वहां पर दीजिएगा। ये आप क्लियर तरीके से समझ लो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और ये समझ लो कि आपको चीजों को पढ़ना होगा। मैं आपको और एक क्लियर तरीके से बता दूं, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं। आपके पास 2024 की ये दोनों वैकेंसी अभी आगे हैं, इसके अलावा जनवरी 2025 का पूरा कैलेंडर आपके पास है, सारी वैकेंसी फिर से आ रही है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप ऐसे हैं कि आपने पिछली बार गलती करी कि आपने चीजों को ढंग से नहीं पढ़ा, या आपने गलत जगह कंटेंट पढ़ते रहे, आपका कंटेंट ही नहीं फंसा, आपने ऐसी जगह से तैयारी करी, अगर ये सारी बातें हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ये आप समझ लो मेरे प्यारे भाई, ये जान होती है सिलेक्शन की, है ना। आप बेसिक तैयारी से शुरुआत करना शुरू कर दो, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। ये ऑल सब्जेक्ट के लिए लाइन है। चाहे आप मैथ में वीक हैं तो आप मैथ को हमसे 0 लेवल से पढ़ो, आप रीजनिंग में वीक हैं, आप रीजनिंग को हमसे 0 लेवल से पढ़ो, ठीक है। आप साइंस में वीक हैं, आप हमारे 2 टीचर हैं साइंस के हमारे एप्लीकेशन के अंदर, एक अमन सर है और एक जागृति मैम है, आप उनसे साइंस पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई। आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं, आप 0 लेवल से तैयारी करना शुरू कर दो। ये आप समझ लो मेरे प्यारे भाई, जिस भी आप सब्जेक्ट में वीक हैं, आगे की वैकेंसी के लिए अभी से टाइम नहीं है बहुत ज्यादा आप सभी के पास। अगर आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना और 0 लेवल से गुरुजी तैयारी करने के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करना है, तो 2 बैच है। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट यकीन बैच में पढ़ना चाह रहे हो तो वो रिकॉर्डेड बैच है, मतलब आपको पूरा तीनों का तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा यकीन बैच में रिकॉर्डेड। और अगर आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों पढ़ना चाहते हो, मतलब लाइव क्लास भी मिले और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाए, मतलब जो यकीन बैच वाला है ना वो पूरा रिकॉर्डेड भी मिल जाए, तो आपको ड्रीम रेलवे बैच ज्वाइन करना है। ये 0 लेवल से तैयारी के बैच है, ड्रीम रेलवे बैच, ठीक है, ड्रीम रेलवे बैच। और गुरुजी अगर हम एएलपी सीबीटी 2 देने जा रहे हैं तो मैथ रीजनिंग जो हमें हाई लेवल का पढ़ना है, वो उसके लिए अलग से हमने आपको बैच दे रखा है, मुख्य द्वार एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए। हमारे एप्लीकेशन फुंतरू जी ऐप है हमारा, उसमें आपको मुख्य द्वार बैच मिल जाएगा, वहां से हाई लेवल का मैथ रीजनिंग पढ़ो। और अगर 0 लेवल से आपको सारी चीजों को सीखना है तो आप जो है इन तीनों सब्जेक्टों के लिए रिकॉर्डेड में यकीन बैच ज्वाइन कर सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड में ये ज्वाइन कर सकते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कौन सा बैच चाहिए, है ना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तैयारी जो होती है वो रिकॉर्डेड से होती है, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लो। और लाइव क्लास गुरुजी लेनी है तो एक यूट्यूब पे हम आपको शाम को 8:30 बजे, यूट्यूब पे शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास देते हैं प्रैक्टिस की, आप उसको लाइव लीजिएगा, है ना। और गुरुजी और भी मुझे तो लाइव ही पढ़ना है, तो आप ड्रीम रेलवे बैच ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे भाई, वहां रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो रिकॉर्डेड से भी पढ़ते रहो और लाइव क्लास भी उसकी शुरू होंगी तो लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अपना समय खराब मत करो, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं मेरे मित्र। मुझे बहुत सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी आगे समझ में नहीं आ रहा, चीजें क्या करें कैसे करें, मैंने आपको बता दिया, बहुत तगड़े से आपको रणनीति बता दी कि आप अगर ये हैं तो आप ऐसे ऐसे जाओ, आप अगर यहां हैं तो आप ऐसे ऐसे जाओ, एएलपी सीबीटी 1 देकर आए हो तो आपको कैसे कैसे जाना है, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, क्या क्या करना है बता दिया। टेक्नीशियन का एग्जाम देके आए हो, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। जेई का एग्जाम देकर आए हो, आपको कैसे कैसे आगे जाना है। और बिगिनर बच्चे जो हैं या जिन्होंने पहले
कभी तैयारी नहीं करी, बिगिनर नहीं है, इस बार पेपर देकर आए लेकिन उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ा, जीरो लेवल से तैयारी नहीं करी, उन सारे बच्चों को भी हमने बता दिया कि आप जब तक जीरो लेवल से नहीं पढ़ोगे, जब तक बेसिक से चीजों को आगे तक नहीं जाओगे, तब तक सिलेक्शन के करीब आप नहीं पहुंच सकते। तो आप तैयारी शुरू करो, मैं आपसे यही बोलूंगा, मन लगाकर। माहौल ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म है, जो भी हमारे आईटीआई वाले बच्चे हैं या नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं, उन सबके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। लगातार हम सारे बच्चों के सपोर्ट में हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे दोस्त हमें नॉन आईटीआई वालों से घिरड़ा है या हमें आईटीआई वालों से घिरड़ा है। हमारे लिए हर एक बच्चा बराबर है, लेकिन जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। और आईटीआई वाले बच्चों के साथ में ये गलत हुआ है कि अगर रेलवे ने उनसे पहले बोला एक नोटिस डालकर कि भैया ग्रुप डी में आगे आईटीआई क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, तो कई सारे बच्चों ने ग्रुप डी को लक्ष्य मानते हुए आईटीआई कर ली। अब उनका आईटीआई जो हटा दिया गया तो उनके साथ गलत हुआ है, तो उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट पे 90% आईटीआई लागू हो जानी चाहिए और बाकी जो 10% पोस्ट है उनमें नॉन आईटीआई वाले बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। सभी को मौका मिलना चाहिए, हम इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन जो जिसका हक है उसको वो हक भी प्राप्त होना चाहिए, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। बाकी तैयारी शुरू कर दो, ये सारी चीजें देखो होती रहेंगी, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप जहां हो वहीं रहोगे, ये समझ लो। ये सारी चीजें होती रहेंगी, जो होगा वो होना है, समझ लो। जो डिसीजन रेलवे लेगा या जो हम टीचर मिलकर सब कर रहे हैं वो सब होता रहेगा। अगर आप जीरो लेवल से मेरे प्यारे भाई पढ़ाई नहीं करोगे, आप जहां हो वहीं रहोगे, ये आप समझ लो, ठीक है। तो थोड़ा बुद्धि को कंट्रोल में लाओ। इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक, जिनको भी आप अपना सच्चा दोस्त मानते हो, शेयर कर दो, ताकि सब लोग यार अपनी थोड़ी सी बुद्धि खोल लें यार, और सब लोग जो है अपना पढ़ाई पर गौर करें, आ जाएं अपनी पढ़ाई पर, समझे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप नए हैं तो रेलवे जीवन को सब्सक्राइब कर लें, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको हमारे फुंतरू जी ऐप का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करके हमारे साथ बैच में जुड़ के तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। कुछ और आपके डाउट हो, समस्या हो, परेशानी हो, इस वीडियो में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएं। लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद।